राजस्थान विधानसभा चुनाव को करीबन 1 महीने का वक्त बचा है और कांग्रेस ने अपनी दोनों सूचियां जारी कर दी है। बीजेपी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी, लेकिन बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी करने में थोड़ा टाइम दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसलिए वक्त ले रही थी क्योंकि बीजेपी को जो पहली सूची जारी हुई उसके बाद काफी विरोध देखने को मिल रहा था और बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा था। दूसरी सूची जारी करने के बाद विरोध वो सोच रहे थे कि थोड़ा कम होगा, लेकिन वो विरोध कम और होता ज़्यादा हुआ बढ़ गया है। और नजर नहीं आ रहा और ज्यादा बढ़ गया है। सीपी जोशी का भी पूरी तरीके से विरोध है वो देखने को मिल रहा है। चारों तरफ माहौल है वो बना हुआ है, लगातार रोज वीडियोस सामने आ रहे हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो इस बार कांग्रेस में आपस में मोहब्बत देखने को मिल रही है। क्या यह मोहब्बत सिर्फ दिखावा है या कुछ और वजह भी हो सकती है? और भी कई मुद्दे रहेंगे जिन पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रीति चारण और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। और इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। नमस्कार जी, मैम। नमस्कार। जी मैम, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि बीजेपी में काफी लंबे समय से, जब से सूची जारी हुई है तब से बीजेपी में पूरी तरीके से बगावत है वो देखने को मिल रही हुँ, है। चाहे चंद्रभान सिंह आकिया हो, चाहे दीप्ति महेश्वरी हो, हुँ। लगातार इनका विरोध है वो हो रहा है। सीपी जोशी का भी विरोध हो रहा है। क्या कुछ मुख्य कारण है इनके विरोध के पीछे? देखिए प्रीति, विरोध से पहले हम ये समझते हैं कि देखिए, जहाँ विधानसभा सीटें होती हैं, वहाँ पर एक ही उम्मीदवार तो होता नहीं है। उस सीट के कम से कम 3 से 4 उम्मीदवार होते हैं और हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि इस बार हमें टिकट मिले। फिर चाहे से उसके कितने भी समीकरण हो, आपके काम कितना आपने काम किया है वो हो, कितना आपके पास वोट बैंक है वो हो और कितना आप लोगों को विश्वास और भरोसे में ले सकते हो अपने लिए, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं और हर कोई टिकट के लिए माथापच्ची करता है, महीनों तक मेहनत करता है और उसके बाद टिकट नहीं मिलता है, तो ये विरोध होना लाजमी है। हर कोई चाहता है कि उसे टिकट मिले। आपने दीप्ति माहेश्वरी की बात करी राजसमंद से, तो राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी को हो सकता है कि उनकी मदर की जो डेथ हुई थी, उस वजह से उनको सांत्वना के लिए या फिर आप कोई से भी रीज़न आप मान सकते हैं कि उस वजह से उनको टिकट दिया गया, जिससे लोगों की सांत्वना उनको मिले। लेकिन इसका जो विरोध हो रहा है, तो यहाँ पर कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे आप सचिन पायलट को ही ले लीजिए, जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई, तो उनसे निकली जो संवेदना थी, लोग उनको जो सिंपैथी देना चाहते थे, वो सारा प्यार उमड़ कर निकला उनकी वाइफ के लिए और अपने बेटे के लिए। तो इसी टाइप की स्ट्रैटेजी उन्होंने वहाँ पर अपनानी चाहिए, लेकिन ये उन पर उल्टी पड़ गई। वहीं बात करें हम दूसरी जगह आप थानागाजी चले जाइए, वहाँ पर वसुंधरा राजे के समर्थक हेम सिंह भड़ाना को टिकट मिली और वहाँ खुद बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं कि वो सिर्फ स्थानीय को टिकट देना चाहते थे और सबसे बड़ी बात तो इस बार ये निकल कर सामने आई है कि हर कोई चाहता है कि इस बार स्थानीय लोगों को टिकट मिले, स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिले, जिससे असल में ग्राउंड लेवल पर विकास कार्य हो सके। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हैं जिनके कारण विरोध सहन करना पड़ रहा है। मैम, एक सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये भी उठता है और राजनीतिक गलियारों में इस सवाल पे बहुत चर्चा है वो लगातार हो रही है कि मैं एक लाइन से इसकी शुरुआत करूंगी। एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, चाहे वो नेगेटिव पब्लिसिटी ही क्यों ना हुँ, हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये पैंतरा अपनाने जा रही है कि जो नेगेटिव पब्लिसिटी है, अभी फिलहाल फिलहाल जो विरोध हुँ, देखने को मिल रहा है बाकी जी, सब लोगों का, बाकी सब जैसे कि चंद्रभान सिंह आकिया हो, इनका भी मिल हुँ। रहा है, दीप्ति महेश्वरी हो, चाहे क्योंकि आप जैसे आपने बताया तो इन सब का विरोध देखने को मिल रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं इसी चीज़ का पार्ट है, ये जी, इनकी बिल्कुल। सोची-समझी साजिश है। जी, बिल्कुल। देखिए, नाम पहले आते हैं, फिर उसके ऊपर कई सारी फैक्टर्स को मिला के पहले मंथन किया जाता है, तब जाकर ये लिस्टें आई हैं। तो कहीं न कहीं स्ट्रैटेजी तो इनकी पहले ही बन चुकी थी और किसका विरोध होगा, किसका नहीं, ये नाम तय करने वालों को पहले ही पता चल जाता है। और आपने चंद्रभान का नाम लिया, तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से रातों-रात लाइमलाइट में आ गए। हर तरफ सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज़, फ़ोटोज़ वायरल होने लगे, चाहे से वो नेगेटिव पब्लिसिटी ही हो, लेकिन वो हाँ, जो इनसे नज़रों में पहले आए उनको कोई हैं। जानते तक नहीं जी, थे। बिल्कुल। ये नए चेहरों को रातों-रात लाइमलाइट में लाने का एक मेन तरीका भी हो सकता है और स्ट्रैटेजी के तहत ही ये सारे काम किए जा रहे हैं और अब जैसे कि आला-कमान पर दबाव डाला जा रहा है कि आप झोटवाड़ा से राजेंद्र राठौड़ का नाम वापस लो, आप
हेम सिंह भड़ाना का नाम वापस लो, आप विजय बैंसला का नाम वापस लो। हर कोई चाहता है कि उनके चाहते कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लेकिन आला कमान क्यों होता है? क्योंकि वो सर्वोपरि इसलिए होता है कि वो सारे हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेते हैं। यहाँ पर हर कोई अपना हित साधना चाहता है। राजनीति एक ऐसा खेल है जहां पर हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सबसे पहला कदम उठाएगा, लेकिन जो पार्टी के तहत काम करते हैं उन्हें चारों तरफ से जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सब पर मंथन करने के बाद फैसला देना होता है। और आपको क्या लगता है कि मोदी और शाह की जोड़ी क्या यूं ही हवा में नाम उछाल कर दे देगी आपको कि हाँ भाई इसको चुनाव लड़ाते हैं, इसको नहीं लड़ाते हैं? आपने देखा होगा कि पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे तक का नाम नहीं था। उन्होंने बहुत ही सोच समझकर जो 41 नाम दिए थे उस समय, वो उसमें कई नए चेहरे भी आपको दिखाई दिए। और दूसरी लिस्ट जब आई, जब वसुंधरा राजे के साथ साथ महिलाओं का नाम भी आया, महिला जितने भी उम्मीदवार उन्होंने निकाली उन सब का नाम था। उसके साथ साथ पुराने चेहरे भी दिखे, कई नए चेहरे भी दिखे, और जो जातिगत समीकरण साधा वो बहुत ही नपा तुला था। देखिए, विरोध तो होना तय है। अगर आपके चाहते उम्मीदवार को नहीं मिलेगा तो उसके समर्थक विरोध करेंगे, और इस विरोध का एक माइनस पॉइंट ये हो सकता है कि जो, जैसे आप विजय बैंसला को ले लीजिए, विजय बैंसला को वहां पर कोई स्वीकार नहीं रहा क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे लोकल को टिकट मिले। लेकिन इस वजह से जाति समीकरण बाधित हो सकते हैं, क्योंकि गुर्जर्स हैं, और गुर्जर समीकरणों को साधने के लिए उन्होंने विजय बैंसला को वहां पर तो उतार दिया, लेकिन वहां लोग विजय बैंसला को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जातिगत वोट बैंक की तरफ से नुकसान उठाना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं जो निर्दलीय है, निर्दलियों को जो ताकत मिल रही है इस बार, अभी आपने हनुमान बेनीवाल का एक भाषण भी अभी वायरल हुआ था जहां उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं कांग्रेस के बागियों को अपनी पार्टी में आमंत्रित करता हूं, मैं बागियों मैम को आप जब ये बात कह रहे हैं तो मुझे एक जिक्र याद आ रहा है कि कल ही जैसे जो बीजेपी में हनुमान बेनीवाल के खेमे के जो लोग थे, हनुमान बेनीवाल के जो पार्षद थे, जो हनुमान बेनीवाल के जो क्षेत्र से थे, नागौर से, खींवसर से, उन लोगों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। जी बिल्कुल, और ये तो बहुत ये बड़ा झटका था बहुत हनुमान बड़ा बेनीवाल के झटका लिए। है। जैसे चुनाव एकदम नजदीक आ चुके हैं, करीबन 1 महीना चुनाव को बचा है, और इतने कम समय में अब हनुमान बेनीवाल क्या कुछ रणनीतियां बनाएंगे, और इस से अब भाजपा को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, हनुमान बेनीवाल एक तीसरे मोर्चे के रूप में सबसे प्रबल और शक्तिशाली उम्मीदवार बनकर और उभरे हैं राजस्थान की राजनीति में, सभी को पता है। और एक राजस्थान का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक से आते हैं, यानी कि जाट वोट बैंक से। तो कहीं ना कहीं जाटों का समर्थन भी उनके साथ था, तो इसलिए उनको काफी ज्यादा विश्वास था कि इस बार वो कम से कम 10 सीटें लेकर आएंगे और दोनों पार्टियों के समीकरण बिगाड़ देंगे। लेकिन अब कुछ स्ट्रैटेजीज उन पर उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। रातों रात बीजेपी भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि कैसे इस तीसरे मोर्चे को कमजोर किया जाए और अपने आप को मजबूत किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे के इतने शक्तिशाली रूप से उभरने की वजह से इस बार राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव है वो त्रिकोणीय और त्रिशंकु होते हुए नजर आ रहे थे। जो रिजल्ट्स हैं वो उन पर तीनों चीज का प्रभाव दिखाई दे रहा था। किसी के भी जो रिजल्ट्स है वो क्लियर नहीं आ रहे सर्वे में। लेकिन अब रातों रात बीजेपी में हनुमान बेनीवाल के खेमे से इतने लोगों का जाना, ये वास्तव में हनुमान बेनीवाल के विश्वास को, जो उनका अभी चारों तरफ दिखाई दे रहा था, भाषण में दिखाई दे रहा था, एटीट्यूड में दिखाई दे रहा था, सब चीजों में इनको कम या पीछे गिरावट आएगी और एक इनको कदम पीछे डरना खींचने पड़ेगा, लायक हर होगा। कदम जी से इनको बिल्कुल, डरना पड़ेगा। क्योंकि बेनीवाल बागियों को जब न्योता दे रहे हैं अपनी पार्टी में आने का, एक वक्त था जब सचिन पायलट को भी उन्होंने न्योता दिया था, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी उस टाइप से काम कर रही थी, क्योंकि सचिन पायलट के साथ उनके वोटर्स भी उनके पास आ जाएंगे, इस टाइप की उनकी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन अब ये स्ट्रैटेजी उन पर उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हीं की स्ट्रैटेजी को अपनाकर उनके साथ ये गेम प्लान, आप इसे कह सकते हैं, राजनीति में रातों रात गेम्स खेले जाते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए ना, आप जैसे बीजेपी में जो पहले से जो उम्मीदवार थे, जो एमएलए थे, उनको टिकट ना देना, है ना, और वहीं दूसरी ओर ज्योति मिर्धा, जो कि कुछ ही वक्त पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, और भाजपा ज्वाइन करते ही कुछ ही वक्त बाद
भाजपा ने ज्योति मिर्धा पर इतना विश्वास जताया कि भाजपा ने वहां से नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दे दिया। जी तो बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है। बहुत पहले बड़ी बात है। ज्योति मिर्धा को टिकट देना, फिर आरएलपी से कुछ लोग है वो देखिए, भाजपा में ज्योति शामिल मिर्धा को होना। लाया ही इसलिए गया है कि हनुमान बेनीवाल की काट की जा सके वहां पर नागौर में। नागौर की अगर सियासत की आप बात करेंगे तो वहां पर सारे जो उम्मीदवार हैं वो सब जाट हैं। आप ज्योति मिर्धा देख लीजिए, आप हनुमान बेनीवाल तो है ही, और हनुमान बेनीवाल के गढ़ में सेंध लगाना ना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल वहां के जिताऊ कैंडिडेट है, सभी को पता है। ज्योति मिर्धा को लाया गया ही है कि उनके वोटों की काट की जा सके, और ज्योति मिर्धा पर विश्वास इसलिए भी जताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, पहले राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा थी कि ज्योति मिर्धा एक तो कांग्रेस से बीजेपी में आई है, और इसके अलावा वो हारी हुई कैंडिडेट भी थी, फिर भी उनको बेनीवाल के सामने उतारना एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। और अब रातों रात बीजेपी में हनुमान बेनीवाल के समर्थकों का आना तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की जमीन को, जो कि मजबूत हो रखी थी वहां पर, उसको कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो जो ये जो गेम प्लान हो रहा है, इसके जो रिजल्ट्स निकलेंगे ना, वो वाकई में बहुत दिलचस्प होंगे। हाँ, वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं थोड़ी सहमति है वो दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी वजह से वसुंधरा राज्य को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरी वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी वजह से सूर्यकांता व्यास को टिकट नहीं मिला क्योंकि जीजी ने मेरी तारीफ की थी, मेरी वजह से जीजी का टिकट कट गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, आपके ऊपर हर तरफ से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और हर हरकत पर एक नजर बनी हुई है। हाल ही में कुछ वीडियोस जो कैंडिडेट को टिकट मिल चुके हैं उनके भाषणों के भी वायरल हो रहे हैं। देखिए, टिकट मिल जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा गढ़ जीत लेना होता है इन लोगों के लिए। अभी दूसरा चरण बाकी है, आपको वोट लेने हैं, जनता में जाकर विश्वास हासिल करना है, उस विश्वास को कमाना है, यानी कि उसके बदले में आपको वोट चाहिए। लेकिन उससे पहले ही आपने रामलाल जाट को सुना होगा, अभी सब लोग अपना कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बने, गहलोत जी पर कमेंट आ रहे हैं। तो इस टाइप के जो ये सिनेरियो हैं, ये सारे आप जो समीकरण हैं, इन सबको निचोड़ कर आप ये देखेंगे कि अभी जो गेम चल रहा है ये अभी और चलेगा। ये तो अभी 2 लिस्ट आई हैं, उसके बाद के हाल है। अभी जो आगे नाम आना बाकी हैं, बाकी के, उनके बाद जो हलचल मचेगी, जो विरोध होंगे, जो बगावतें होंगी, उनको भी कैसे सुलझा पाएंगी ये दोनों पार्टियां, प्लस हनुमान बेनीवाल की जमीन को किस तरह से कमजोर करेंगी। तो ये जो सारे टारगेट्स इनको मिलने वाले हैं, तो राजनीति के जो समीकरण हैं वो नित्य नए दिन चेंज होते हैं। आए दिन जो वीडियोस फोटोज वायरल हो रहे हैं उनको लेकर भी, और जो भविष्य में होने वाले हैं उनको लेकर भी। अब ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने जो हनुमान बेनीवाल के साथ गेम प्लान करने की कोशिश की है वो किस तरह से रंग लाएगी। अब बेनीवाल अपनी जड़ों को किस तरह से मजबूत करेंगे, क्योंकि उनके कार्यकर्ता अब छोड़कर दूसरी बड़ी दोनों पार्टियों में जा रहे हैं जो उनके एंटी हैं, जिनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो देखने वाली बात यह है कि राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं वो कौन से समीकरण हमको देने वाले हैं, ये वाकई में चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। और जो राजनीतिक पंडितों के जो भविष्य की जो भविष्यवाणी हुई है ना, ये उसको भी चुनौती दे सकते हैं। तो इस बार भविष्यवाणी करना इतना आसान नहीं है राजनीतिक पंडितों के लिए भी। और हमारे पास जो समीकरण है उसका निचोड़ यही है कि भाई ये राजनीति है और इसका किस तरफ कौन से दिन मोड़ मुड़ जाए आपको पता नहीं चलता। तो जो भी होगा अपडेट आप तक पहुंचाएगा राजस्थान संवाद। और आपका क्या कहना है हमारे इन क्वेश्चंस पर, हमारे इस विश्लेषण पर, आपकी क्या राय है आप भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। मीडिया में काम करना चाहते हो लेकिन नहीं मिलती प्रैक्टिकल एजुकेशन, मीडिया का डिग्री कोर्स हो भी जाए तो होती है प्लेसमेंट में प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूट जो सिखाते हैं इंडस्ट्री में वो कुछ काम आता ही नहीं। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का फुल प्रूफ तरीका है मिशी मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन, जहां आपको डिग्री, प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन तीनों मिलेगा। और साथ ही ट्रेडिशनल मीडिया के साथ सिखाई जाएगी डिजिटल मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ।
यही नहीं, मिशी मीडिया आपको डिग्री के साथ देगा डिजिटल न्यूज चैनल्स और रनिंग प्रोडक्शन हाउस में एक्सपोजर और काम करने का मौका भी। इसके अलावा आपको इस कोर्स में मिलेगी तमाम बड़े अखबारों और चैनल्स के चर्चित एंकर और डेस्क के लोगों से क्लासेस। साथ ही यहां प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए आपको नेशनल चैनल्स के ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप। और ये सब कुछ मिलेगा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की बी वॉक डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।